जी, आज आपको मैंने कहा था कि इसका हम पहले तो लेक्चर प्लान वगैरह डिस्कस कर लेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड पोर्शन है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, कल आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो तो बिलाल साहब कराएंगे, और ये जो फाइनेंस से रिलेटेड पोर्शन है उसको ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले इंशाल्लाह जो हम लोग इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म नेचर की जो डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में हम लोग सारा पढ़ेंगे। अब आपका ने कहा था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालने के लिए, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, उसके लिए फाइनल में से ये ट्रांसफर होके आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, और जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर रेट में रिस्क कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके लिए आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ना पड़ेगा, यानी कैपम के नाम से। तो वो भी हम लोग साथ कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। उसके रिस्क एनालिसिस का टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। देन रिग्रेशन एनालिसिस, बजटिंग, फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और आखिरी जो दो हैं सेंट्रल टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो आपका ने कहा था सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, इसके नीचे अगर आप लोग देखें जो आईकैप ने ग्रिड शेयर किया हुआ है, उसने कहा जो मैनेजेरियल एनालिसिस यानी वो जो बिलाल साहब आपको कराएंगे उसमें उसने कहा 30 to 40% पेपर इनमें से कवर किया जाएगा। बाकी जो स्टेट वाला चैप्टर था, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपम, रिस्क एनालिसिस, इसमें से उसने कहा 35 से 50 मार्क्स तक का पेपर आपका सेट किया जाएगा, और बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से 20 से 25 नंबर का कवर किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में बजटिंग का भी क्वेश्चन आया है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी आया है। इससे पिछले अटेम्प्ट में बजटिंग का नहीं आया था, खाली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आ गया था। तो अब अगर देखा जाए तो उसने आपको कहा 20 से 25 मार्क्स, तो पॉसिबल हो सकता है कि कोई 17-18 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया जाए तो फिर एक ही टॉपिक कवर किया जाए, या 10-10, 12-12 नंबर के क्वेश्चन डाल दिए जाए तो दो भी कवर किए जा सकते हैं। सो ये इसका ना टोटल आपका बन जाता है। बाकी पेपर के अंदर आपका ने डिस्कस किया था, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब 4-4, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 8-8 वाले भी आ रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन 15 या 15 से अबव वाले भी आ जाते हैं। तो वेरिएशन है, मतलब एक अटेम्प्ट में एक टॉपिक का क्वेश्चन उसने 4 नंबर का फर्स्ट करने डाला है, अगले में उसने 10 का डाल दिया हुआ है, तो इस तरह करके इसमें वेरिएशन वगैरह आ रही है। तो ये हमारा थोड़ा सा इसका लेक्चर प्लान था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। तो आपका ने कहा था इसको हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही होती है तो इधर डिसीजन मेकिंग के रूल्स अप्लाई होना होते हैं। सो इस वजह से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए था अबाउट रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट, और फिर वो जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो उन सब चीज़ों की इम्प्लीकेशन आएगी। तो इस वजह से अब हम पहले उन चीज़ों को ज़रा डिस्कस रिकॉल करते हैं, ताकि फिर जब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं तो डायरेक्ट उसकी इम्प्लीकेशन की जा सके। तो स्टार्ट तो हम लोग करेंगे इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। लेकिन अभी आपको ने कहा कुछ चीजें हम रिकॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हम चीजें रिकॉल करने जा रहे हैं जो कि आपने सीएमए में पढ़ी थी। रिकॉल कराने का मकसद ये था कि अगर कोई डेफिशिएंसी उनमें है किसी पॉइंट में तो कवर हो जाए, क्योंकि इधर हर दूसरे क्वेश्चन में रूल्स की एप्लीकेशन आएगी।
अब मुझे लगा मरियम का है मोहम्मद अरसलान अमान मोहम्मद नबी किसका नाम नहीं आ रहा। जी, तो आज आपको मैंने कहा था जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक्चुअली सीएमए वाला पोर्शन रिकॉल कर रहे हैं, रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था उधर भी कि रेलिवेंट कॉस्ट के 3 फीचर होते हैं, ठीक है। फ्यूचर, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लोज। फ्यूचर का मतलब था कि वो कॉस्ट पास्ट में इनकर ना हुई हो, अभी फ्यूचर में इनकर होनी हो, ठीक है। इंक्रीमेंटल का मतलब था कि जितनी हम रूटीन में पे किया करते हैं उससे कुछ एक्सेसिव पे करना पड़े इस एक्टिविटी असाइनमेंट की वजह से। और कैश फ्लोज का मतलब था कि इसमें कैश इन्वॉल्व हो, नॉन कैश आइटम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों अगर फुलफिल हो जाएं तो हम लोगों ने पढ़ा था रेलिवेंट कॉस्ट होती है, और अगर कोई एक भी ड्रॉप हो गई तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब था कि पास्ट में इनकर ना हुई हो, भी फ्यूचर में इनकर होना हो। इंक्रीमेंटल का मतलब है जितनी रूटीन में पे कर रहे हो तो उससे कुछ एक्सेसिव पे करना पड़े इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से। और कैश फ्लो का मतलब था कि नॉन कैश आइटम नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक भी ड्रॉप हुआ तो उसे हम इरेलीवेंट कॉस्ट कह दिया करेंगे। अब अगर हम कुछ कॉस्ट्स को डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें कि ये आपके लिए रेलिवेंट होगी या इरेलीवेंट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संक कॉस्ट। जी, संक कहते हैं ना डूब जाने को। तो संक कॉस्ट का मतलब था ऐसी कॉस्ट जो डूब चुकी है, ऑलरेडी इनकर हो चुकी, पास्ट में आप लोग लगा चुके हो, अब ये काम करो या ना करो वो पैसे आपके जाया हो गए, तो हम कहते हैं संक कॉस्ट है। मतलब ऐसी कॉस्ट जो आप पास्ट में इनकर कर चुके होते हैं। तो रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट, इरेलीवेंट किस वजह से? हाँ जी, ये आपके लिए इरेलीवेंट होती है, इसमें फ्यूचर वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, देन एक आपको मैंने डिस्कस किया था कमिटेड कॉस्ट। जी, कमिटेड कॉस्ट, इसका नाम से क्या लग रहा था? हाँ, ऐसी कॉस्ट जिसकी आप कमिटमेंट किसी के साथ कर चुके हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हो चुके हैं, काम करो या ना करो पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो हम कहते हैं ये हमारी कमिटेड कॉस्ट है। रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट, इरेलीवेंट होती। ये किस वजह से इरेलीवेंट है? हाँ जी, अब ये मेनली इरेलीवेंट होती, इंक्रीमेंट इसमें नहीं होता,
मसलन फर्ज करें आप लोग मेरे पास कोई प्रोडक्ट बनवाने आए और आप लोगों ने मुझे कोई स्पेसिफिकेशन दी कि यार इस तरह की चीज़ बननी चाहिए। आपको मैंने कहा चले ठीक है मैं बना दूंगा, आपने कहा नहीं पहले सैंपल बनाकर दिखाओ। आपको मैंने कहा चले ठीक है मैं सैंपल बनाता हूँ। अब जो भी कंसर्न यानी डिपार्टमेंट था उसको मैंने कहा कि यार ये एक सैंपल आप लोगों ने इस तरह का तैयार करना है। अब फर्ज करें उन्होंने मुझे कहा कि जी ऑर्डर मिले ना मिले, सैंपल अप्रूव हो ना हो, हमने तो पैसे आपसे ले लेने हैं। मैंने कहा ठीक है तुम काम करो। इसका मैं उनसे कमिट कर आया हूँ। अब कल को आपका ऑर्डर मिले तब भी उनको मैंने पैसे देने हैं, आप लोगों को ऑर्डर ना मिले तब भी उनको पैसे देने हैं। तो क्या आपके ऑर्डर की वजह से उसमें कोई इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में? नहीं। तो उस वजह से वो आपके लिए क्या हो जाती है? इररेलेवेंट। तो कमिटेड कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंटल वाली एलिमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में वो पूछ सकता है आपसे कि जो जो कॉस्ट इररेलेवेंट है उसकी रीजन बताना, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस वजह से वो चीज इररेलेवेंट है। नेक्स्ट, नोशनल, या इसी को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आप लोग फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इन फैक्ट वो लग नहीं रही होती। ठीक है, तो कोई भी कॉस्ट जो आपने अज्यूम कर लिया एक्चुअली वो इनकर नहीं हो रही होती, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ये आपकी नोशनल कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। नोशनल कहते हैं ना फर्ज करने को, तो नोशनल कॉस्ट मीन फर्जी कॉस्ट। जैसे आप लोगों को मैंने सीएमए में भी एग्जांपल दी थी कि फैक्ट्री की बिल्डिंग आपकी अपनी है और आप मुझे कहते हैं कि यार अगर किराए पे ली होती तो 5 लाख किराया दे रहा होता। तो ये जो आप मुझे कह रहे हैं 5 लाख किराया दे रहा होता, ये आपकी क्या है? नोशनल कॉस्ट। फर्ज कर लिया ना, दिया तो नहीं किसी को आपने। रेलिवेंट होगी रेलिवेंट किस वजह से? हाँ जी, इसमें कैश फ्लो नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग कहते थे मैक्सिमम बेनिफिट जो आप फोरगो कर देते हैं किसी एक ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करने की वजह से, किसी एक ऑल्टरनेट की एक्सेप्टेंस की वजह से जो बेनिफिट आपने लूज किया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा उधर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्ज करें 2 कंपनी से आपको जॉब की ऑफर हुई, एक ने आपको कहा कि हम सैलरी देंगे 10,000, एक ने कहा हम लोग देंगे 13,000। अगर रैशनली डिसीजन पास करें तो कहां जॉब करनी चाहिए? बी के अंदर। अब एक आम आदमी से पूछे ना बी में जॉब करके क्या फायदा हुआ, वो कहते 13,000 मिल गया। हालांकि जिसका अकाउंट्स का नॉलेज है उससे पूछे बी में करके क्या फायदा हुआ, तो 3,000 का फायदा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि 10 तो उधर भी मिल ही जाना था, इधर आके 3 ही फालतू मिले। एक्चुअली जब आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया तो फोरगो क्या कर दी? ये जो 10,000 थी ना, ये आपकी बननी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको जब एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप माइनस करोगे तब आपका 3,000 का निकलेगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट, कि यार 3,000 का फायदा हुआ है ये काम करके। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट 3,000 है, लेकिन जो 10,000 फोरगो किया था ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अच्छा, अगर इरेशनल डिसीजन पास कर लेते और आप ए में जॉब कर जाते, फिर क्या फोरगो किया था? फिर 13,000 फोरगो किया था। तो उस सूरत में ना इस 13,000 ने आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बननी थी।
और जब मैं इसको 13,000 को यहाँ पे माइनस करता तो नेगेटिव का 3,000 आ जाता। तो इसने ये शो करना था कि आपने अपना नुकसान कर लिया, लॉस हो गया आपका ये काम करके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो आप फोरगो कर देते हैं किसी एक ऑल्टरनेट की एक्सेप्टेंस की वजह से। अच्छा, वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं मैक्सिमम। एक्चुअली यहां पे तो दो ऑप्शन थी ना आपके पास। अगर मैं आपको कहूं एक और ऑप्शन भी थी सी, और इसमें था 15,000। अब अगर रेशनली डिसीजन पास करें कहां जॉब करनी चाहिए? 15,000 सी में। अब मैं अगर आपसे पूछूं सी की अपॉर्चुनिटी बताओ, हाँ जी, जब आपने इधर जॉब की ना तो आपने 10 भी छोड़ा 13 भी छोड़ा। हमने कहा था मैक्सिमम बेनिफिट जो आपने लूज की है, तो वो कितना किया था? तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 13,000 थी। अच्छा, अगर ए की अपॉर्चुनिटी पूछूं, हाँ जी, जब इधर जॉब की तो ये दोनों छोड़े तो इसकी 15,000 थी, और बी की इसकी भी 15,000 थी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बेनिफिट हम लूज कर रहे होते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है जी। रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट, हाँ, ये आपके लिए रेलिवेंट होती है। ठीक है, रेलिवेंट है तो इसको इसमें तीनों फीचर फुलफिल किए। इसमें फ्यूचर भी है, इसमें इंक्रीमेंट भी है, इसमें कैश फ्लो भी है। ठीक है, अब थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं सी वाली ऑप्शन खत्म कर देता हूं। मसलन ये सिचुएशन थी, आपने कहा बी में जॉब करनी चाहिए, आपसे मैंने कहा इसकी अपॉर्चुनिटी बताओ, आपने कहा 10,000। अब मसला है इस 10,000 को आप लोगों ने कहा ये रेलिवेंट होती है। अगर ये रेलिवेंट होती तो इसने तो तीनों फीचर फुलफिल किए होंगे, तो वो बताएं ये 10,000 तीनों फीचर किस तरह फुलफिल कर रहा है? हाँ, देखिए अगर 3,000 ज्यादा फिर तो रेलिवेंट 3,000 होना चाहिए ना। लेकिन मैक्सिमम तो 10,000। अगर आप जॉब करते हैं 13,000 वाली तो 10,000 रुपये तो नहीं मिलेंगे आपको। आप अगर 13,000 वाली छोड़ते हैं तो फिर आपको 13,000 रुपये मिलने तो 10,000 ही टोटल, वो तो इंक्रीमेंट होगा। देखिए वो 3,000 का आप कह रहे हैं ना इंक्रीमेंट। एक्चुअली आप लोगों ने मुझे कहा 10,000 इज अपॉर्चुनिटी सो इट इज रेलिवेंट। अब वो 10,000 का फ्यूचर कैसे है, 10,000 का कैश फ्लो कैसे है, 10,000 का इंक्रीमेंट कैसे है? सर फ्यूचर ऐसे है कि अगर आप 13,000 जॉब कर रहे हैं ना, फ्यूचर में आपको जितने महीने आप जॉब करते रहेंगे। हाँ चलें, ये तो ठीक हो गया। फ्यूचर इसलिए कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की तो हम कर नहीं रहे थे, फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब इंक्रीमेंट कैसे है? देखिए ना, अगर 3,000 इंक्रीमेंट है फिर तो रेलिवेंट 3,000 होना चाहिए ना, फिर 10,000 तो नहीं होना चाहिए। 10,000 का इंक्रीमेंट है, 10,000 की वजह से ही 3,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 10,000 का ऑप्शन ही ना होता तो फिर तो कोई अपॉर्चुनिटी ना होती हमारे पास। देखिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो दोनों जगह जॉब करना, एक में फर्स्ट टाइम एक में सेकंड टाइम, कितने पैसे मिलने थे? 23 मिलना था, 23 हो जाना था। वो तो आप लोगों ने डिसीजन पास कर दिया, नहीं मैं तो खाली बी में ही करूंगा। तो जब ए को सर्व नहीं करोगे तो उसने जो एक्स्ट्रा 10 आपको देना था अब तो नहीं देगा, तो 23 की बजाय वो अमाउंट कितनी रह गई? 13 रह गई। ठीक है, तो इसका मतलब 10 का इंक्रीमेंट होना था, वो 23 हो जाना था आपका। वो तो आप लोगों ने डिसीजन पास किया मैं नहीं करूंगा उधर जॉब, तो जब नहीं करेंगे वो बंदा आपको पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, अब ये जो आप लोग कहते हैं ना 3,000 इंक्रीमेंट हुआ तो फिर तो फिगर 3,000 रेलिवेंट होनी चाहिए, वो इसकी बात नहीं, हम 10,000 की कर रहे थे। वो अगर आप दोनों जगह जॉब करते ना तो 13 की बजाय आपको 23,000 मिलना था। जब आपने कहा नहीं जी मैं ए में नहीं, मैं खाली बी में जॉब करूंगा, तो बी वाला आपको 13 दे देगा, ए वाला 10 रुक जाएगा। सर लेकिन कुछ केसेस में तो
तो हम सिर्फ इंक्रीमेंट को ही अपॉर्चुनिटी लेते हैं ना। हाँ जी, तो इसमें भी इंक्रीमेंट ही है ना, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही 10,000, तो इस रकम से 10,000 की आती, ये तो आपको बता रहा है 3,000 का फायदा हुआ ये ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। यानी इस बेस पे तो हम डिसीजन पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं जी मुझे 13,000 का फायदा हुआ, तो 13 का फायदा नहीं था हमें, ठीक है। तो ये इसमें आता है। अच्छा जी, अब तो फ्यूचर की एक तो हमने कहा बात कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी जॉब वगैरह करनी तो फ्यूचर है। इंक्रीमेंट इस तरह था कि अगर कभी फिजिबल होता आपके लिए दोनों जगह जॉब करना, तो इंस्टेड ऑफ 13 आपको 23 मिलना था, लेकिन जब आपने एक जगह जॉब करने से इनकार कर दिया तो वहां का आपको इनफ्लो नहीं हुआ। अच्छा, अब कैश फ्लो, तो सैलरी तो वैसे कैश में मिलती है, तो कैश फ्लो भी था। इस तरह इसने तीनों फीचर फुलफिल कर दिए थे। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? हाँ जी, ये हमारे लिए नॉर्मली रेलिवेंट होती है। ठीक है, ये हमारे लिए नॉर्मली रेलिवेंट होती है। तो इसी तरह फिक्स कॉस्ट पे अगर हम लोग आ जाएं, हाँ, अब फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और दूसरा एलोकेटेड या अब्सॉर्ब्ड। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता था ऐसी फिक्स कॉस्ट जो इसी काम की वजह से लग रही है और अगर ना करो तो नहीं लगेगी, जबकि एलोकेटेड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो इन टोटल तो लगनी है और उसको किसी ना किसी रेट पे, किसी ना किसी बेस पे आपके ऑर्डर को चार्ज किया जा रहा है। तो अगर आपको ऑर्डर ना भी मिले तो इन टोटल हमें पे करना होगी। ये आपके लिए क्या होगी? हाँ जी, ये आपके लिए हो जाती है रेलिवेंट और ये वाली इररेलेवेंट। ये इररेलेवेंट क्यों होती है? हाँ, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब आपको ऑर्डर मिले ना मिले वो कॉस्ट उतनी रहनी। जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट था, तो हम लोगों ने एफओएच का जब रेट निकाला तो उसमें रेंट भी तो आ रहा होता है ना। तो अब अगर आपको ऑर्डर को मैंने कहा जी 50% ऑफ लेबर एफओएच डाल दो, तो वो आपने फिक्स कॉस्ट के अंदर रेंट भी आपको एलोकेट कर दिया, बट आपके ऑर्डर के से लगा तो नहीं, वो आपको ऑर्डर ना भी मिले तो मैंने देना ही है। तो इसलिए इनके अंदर ना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता, इस वजह से इररेलेवेंट हो जाता है। तो ये कुछ अभी हमने टाइप्स वगैरह डिस्कस की कि किस तरह इनको डिसाइड करेंगे ये आपके लिए रेलिवेंट होगा या कि इररेलेवेंट। तो ये तीनों अगर फीचर फुलफिल हो जाए तो कॉस्ट रेलिवेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम एज एन आउटफ्लो लेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई फीचर फुलफिल नहीं होता, इररेलेवेंट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते वक्त हम उसको टोटली इग्नोर करेंगे। आपके पेपर के क्वेश्चंस में, यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इनफैक्ट क्वेश्चंस में 2-3 दफ़ा एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि जो जो कॉस्ट ड्रॉप करोगे बता देना, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये कॉस्ट इररेलेवेंट है, ये कॉस्ट इररेलेवेंट है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस, तो कई दफ़ा कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, हेडिंग उसने फिर भी लिखी होती है। मसलन फर्ज करें संक कॉस्ट और आगे डैश डैश कुछ नहीं लिखा होगा। अब उसने उधर लिख के आगे डैश क्यों लगा दी? कि वो बताना चाह रहा है कि ये हमारी संक कॉस्ट थी, ठीक है। तो वो बताना चाह रहा था कि इररेलेवेंट है, मतलब मैं लिखना भूला नहीं हूँ, पता था मुझे कि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो उस वजह से ना वो कई दफ़ा हमें बताना पड़ जाया करेगा, ख़ासतौर पे जिस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा होगा कि जो जो कॉस्ट ड्रॉप करोगे उसकी जस्टिफिकेशन दे देना। अच्छा, अब मटीरियल आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा नॉर्मली रेलिवेंट होती है। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जब पढ़ी थी सीएमए में, तो आपको याद होगा मटेरियल को हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट लेते थे। कभी एग्जामिनर कहता था 50 रुपए का मटेरियल लगता है पर यूनिट, और कभी वो कहता था कि 10 केजी लगता है और 1 केजी 5 रुपए का आता है।
तब भी हम मल्टीप्लाई करके 50 निकाल लेते थे। लेकिन वो क्वेश्चंस जहाँ पे एग्जामिनर आपको कह देता था यार लगता तो 10 kg है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट 5, रिप्लेसमेंट 8, रिलाइजेबल 4, अपॉर्चुनिटी 6 है, तब हमारे लिए मसला बनता था कि उस 10 kg को किस रेट पे मेजर करूं। उसके लिए आपको मैंने कुछ प्रिंसिपल लिखवाए थे जिसे हमने रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल्स कहा था। जी, तो अब हम बात कर रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जब कभी भी मटेरियल की मल्टीपल प्राइसेस आपको दी हो तो वहां पे आप लोग ये रूल अप्लाई किया करेंगे कि सबसे पहले ये चेक किया करें कि क्या मटेरियल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है या नहीं। जी, मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल इन स्टॉक या क्या मटेरियल नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक। अच्छा, अगर मटेरियल पहले से अवेलेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, खरीदना पड़ेगा। खरीदने जाएंगे तो किस कीमत पे मिलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो इसलिए इसको मेजर कर दिया करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर मटेरियल आपका पहले से पड़ा हुआ है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि इधर इट हैज रेगुलर यूज और इर्रेगुलर यूज। ठीक है, फिर हमें चेक करना पड़ता है रेगुलर यूज का मटेरियल है कि इर्रेगुलर। अगर रेगुलर यूज का मटेरियल है और अवेलेबल क्वांटिटी मैंने आप लोगों के ऑर्डर पे लगा दी तो फिर अदर के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, खरीदना पड़ेगा। खरीदने जाऊंगा तो किस कीमत में मिलेगा?
तो इसलिए इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट में मेजर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इरेगुलर यूज का मटेरियल निकला तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इसका ऑल्टरनेटिव यूज है ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूज है या कि नहीं है। अगर तो ऑल्टरनेटिव यूज हो तो फिर हायर ऑफ, हाँ जी, और अगर ऑल्टरनेट यूज ना हो तो फिर हम लोग इसको ले लेते थे NRV इफ एनी। तो इस तरह करके रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल हम अप्लाई किया करते थे। ठीक है, इसी तरह हम रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के भी प्रिंसिपल रिकॉल कर लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन वगैरह हम शुरू करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि परमानेंट लेबर है या कि टेम्परेरी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है लेबर टेम्परेरी है कि परमानेंट है? हाँ, यानी अगर उसने आपको उसकी मंथली सैलरी बता दी, वीकली सैलरी बता दी, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स वगैरह, तो वो आपकी क्या हो जाती थी? परमानेंट। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ 5 रुपए पर यूनिट मुझसे ले लिया करना या 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे ले लिया करना, तो फिर ये टेम्परेरी में आ जाता है। अच्छा, अब परमानेंट लेबर पे आते हैं कि अभी हम बात करते हैं परमानेंट लेबर की। परमानेंट लेबर का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअली वो बाउंड होती है। आपने मतलब फर्ज करें मैंने आप सब लोगों को कहा हुआ कि 9 to 5 आप लोग फैक्ट्री में आए, काम हो ना हो पैसे मिलेंगे। आप में से कोई वर्कर 2 बजे फारिग होकर बैठ गया, कोई 3 बजे फारिग होकर बैठ गया, लेकिन उसको पैसे कब तक के मिलेंगे? 5 बजे तक के मिलेंगे, क्योंकि वो कमिटमेंट है मेरी उनके साथ कि 9 to 5 पैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा 2 बजे फारिग होकर बैठ गया तो उसके अंदर कितने घंटे स्पेयर पड़े हुए हैं उसके? 3 घंटे। और अगर एक बंदा 3 बजे फारिग होकर बैठ गया 2 घंटे। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल आवर्स की वजह से पैसे देने पड़ते हैं बट वो फारिग बैठे होते हैं, तो हम कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी है। ठीक है, सो जब कभी भी हम लोग परमानेंट लेबर की बात करते हैं तो आप लोगों ने चेक करना होता है कि कहीं स्पेयर कैपेसिटी तो नहीं पड़ी हुई, यानी इसका आपने चेक करना है स्पेयर कैपेसिटी। अब 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या आपका आंसर यस में होगा तो या फिर नो।
मसलन आप लोगों ने जो मुझे ऑर्डर प्लेस किया उसके लिए मुझे 50 घंटे लेबर के रिक्वायर्ड है, लेबर मेरी परमानेंट है। तो मैं आपसे पूछूंगा या अपने एम्प्लॉय से पूछूंगा यानी जो HR वालों से कि यार कोई स्पेयर घंटे पड़े हुए? अब फर्ज करें उसने कहा हाँ 10 घंटे स्पेयर पड़े हुए, तो इसका मतलब स्पेयर कैपेसिटी है मेरे पास, ठीक है। और अगर वो कहते नहीं जी कोई नहीं 100% यूटिलाइज्ड है, तो इसका स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ हाँ यार स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, इसका अगर आप लोगों का ऑर्डर जिस पे 50 घंटे लेबर रिक्वायर्ड है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, तो 10 घंटे तो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, 10 में वो यूज कर लूंगा। तो आपके ऑर्डर की वजह से कितने घंटों के पैसे देने पड़ेंगे? 40 के। तो 40 की लेबर तो रेलिवेंट होनी चाहिए, लेकिन वो जो 10 है उनकी तो रेलिवेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते होते हैं, कॉस्ट ऑफ स्पेयर आवर्स would be irrelevant. ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेयर आवर्स वुड बी इररेलेवेंट। ठीक है, अब 50 घंटों की असाइनमेंट है, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन में लेबर की कॉस्ट लिखूंगा तो 50 घंटों की नहीं लिखूंगा, 40 की लिखूंगा कि 10 की मैं कहूंगा इररेलेवेंट होगी, 40 की ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर 50 घंटे रेंज तो करने, तो हमें देखना पड़ेगा कि could be arranged from market ठीक है। क्या आप लोग चेक करो कि क्या ये मार्केट से रेंज किए जा सकते हैं। अब फिर आपके दो ही आंसर होंगे, या तो आप कहेंगे यस या फिर नो। ठीक है, आप लोगों ने कहा जी परमानेंट लेबर है, मैंने कहा स्पेयर कैपेसिटी पड़ी, आपने कहा नहीं, मैंने कहा मार्केट से अरेंज कर सकते हो, आपने कहा जी मार्केट से लेबर मिल जाएगी। तो फिर जितने घंटे लेबर आपके ऑर्डर पे आके काम करेगी उतने घंटों के पैसे भी तो लेगी, तो वो मुझे पैसे सिर्फ आपके ऑर्डर की वजह से पड़ रहे, तो क्या हो जाने चाहिए, रेलिवेंट। तो ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ लेबर वुड बी रेलिवेंट। ठीक है, अब मसलन 50 घंटों के लिए लेबर मैंने मार्केट से हायर की, उन्होंने 5000 रुपये ले लिया तो 5000 रेलिवेंट, अगर उन्होंने 3000 रुपये ले लिया तो 3000 रेलिवेंट। कहता है जितना भी खर्चा आया उस लेबर को हायर करने का वो रेलिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, आपको मैंने कहा लेबर मार्केट से रेंज कर सकते हैं, आपने कहा जी मार्केट में तो लेबर की शॉर्टेज है, लेबर ही नहीं मिल रही। अब मसला है लेबर नहीं मिल रही तो कौन काम करेगा, ये तो अपनी लेबर जो किसी और ऑर्डर पे काम कर रही है ना, मैंने कहूंगा यार वो वाला छोड़ दो, आके ये वाला करो। तो जब वो इधर आके आप वाला काम शुरू कर देंगे और वो वाला छोड़ आएंगे, तो उधर से जो बेनिफिट होना था वो लूज करना पड़ेगा, वो हमारी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So opportunity cost of labor would be relevant. नेक्स्ट आपको मैं कहते हैं टेम्परेरी लेबर है,
टेम्परेरी लेबर में क्या स्पेयर कैपेसिटी पॉसिबल होती? नहीं, क्योंकि वो तो हायर हम तब करने की जरूरत होती है, इसमें स्पेयर कैपेसिटी तो होती नहीं। तो बस फिर अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कुड बी अरेंज फ्रॉम मार्केट, आंसर आपके वही दो होंगे, या तो यस या फिर अगर आप मुझे कहते हैं जी मार्केट से लेबर अरेंज की जा सकती है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ लेबर would be relevant. On the other hand, आप लोग मुझे कहते हैं नहीं लेबर मार्केट से रेंज नहीं की जा सकती। अब अगर मार्केट से रेंज नहीं की जा सकती तो फिर कहां से आएगी? अपनी यूज करेंगे। हाँ, कि अगर कोई टेम्परेरी लेबर हमने पहले हायर की हुई है तो उसको मैं कहूँगा कि यार वो वाला काम छोड़ के ना ये वाला आके कर दो, तो जब वो इधर आ जाएगा तो वो वाला बेनिफिट मुझे फोरगो करना पड़ जाएगा। तो इस सूरत में कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस opportunity cost of labor would be relevant. अच्छा, यहां पर हमने खाली अपॉर्चुनिटी लिखा था, इधर अपॉर्चुनिटी के साथ कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी लिखा है, ये क्या वजह है? वो कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो पहले से ना, वो तो इररिलेवेंट है, क्योंकि आपने उनको हायर किया और मंथली सैलरी आप उन्हें दे रहे हैं, बेशक वो काम करें या ना करें। ये किसके साथ होता है, करें या ना करें? हाँ, परमानेंट साथ होता है ना, इसलिए यहाँ पे जब आप लोगों ने किया तो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ हायरिंग नहीं ली, लेकिन ये है कौन सी? टेम्परेरी। ये तो काम करने के लिए ली जाती है ना, ये स्पेयर नहीं पड़ी होती, इसके लिए हम कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड नहीं होते। इसका मतलब अगर ये लेबर उधर से डाइवर्ट करके मैं आपके ऑर्डर पे ले आऊं कि यार इधर आके ये काम करो, तो पैसे तो उसने इधर भी लेने, ठीक है? तो इसलिए कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो आएगी और साथ जो उधर से बेनिफिट फोरगो किया वो भी आ जाएगा। तो इसलिए जरा ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पे खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, इधर साथ कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी आती है। इधर कॉस्ट ऑफ हायरिंग इसलिए नहीं आती है, परमानेंट लेबर थी, आपको ऑर्डर मिले ना मिले उसको पैसे देने हैं। इधर इसलिए लेनी पड़ती है कि वो टेम्परेरी लेबर होती है, वो काम की जैसे हायर करते हैं, वरना जरूरत ही नहीं होती। तो ये इसके अंदर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के प्रिंसिपल्स बन जाते थे। ठीक है, आज फिलहाल इसको यहां तक रहने देते हैं। कल इंशाल्लाह इनके पहले मैं न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा 2-4, ताकि आपको आइडिया हो कैसे रेलिवेंट इरेलेवेंट डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि उसके मेथड क्या क्या हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। थैंक यू जी।